लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। जी सर, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर स्टार्ट कर दीजिएगा आप। अभी वेट करें। जी सर, थोड़ी देर रुक जाए। मीनवाइल आप लोग कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर में से है तो आप पूछ लें। नो सर, क्लियर है। क्लियर है। चलें हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, लोग आते रहेंगे। नॉर्म्स ओके सर। डिस्कस करने जा रहे हैं जी। हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टेस्ट डिस्कस करते हुए स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हमने जिक्र किया था नॉर्म्स इस्टेब्लिश करने का। तो वो नॉर्म्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, अभी हम वो थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं। नॉर्म्स बेसिकली हम ये कहते हैं कि इट्स अ मोस्ट एक्सपेक्टेड और टिपिकल बिहेवियर, टिपिकल मोड ऑफ बिहेवियर और अ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ट्रेट और करेक्टरिस्टिक इन अ पर्टिकुलर होमोजीनियस पॉपुलेशन। कि जो भी पॉपुलेशन आप जिससे टेस्ट डेवलप कर रहे हैं या स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन कैसी होगी, एक होमोजीनियस पॉपुलेशन। यानी आपने अगर रिसर्च पढ़ी है, आई थिंक आप लोगों का अभी रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं आया, तो हम जब भी कोई सैंपल लेते हैं रिसर्च के पर्पस के लिए या टेस्ट डेवलप करने के लिए, तो हम होमोजीनियस सैंपल प्रेफर करते हैं ताकि उसमें जो वेरिएशंस हैं आपके स्कोर्स में वो बहुत ज़्यादा ना आएँ। ज़ाहिर है एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों से डिफरेंट बिहेव करते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी डिफरेंट कॉग्निशन होती है, उनके एप्टीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप एक टेस्ट एजुकेटेड लोगों के लिए डेवलप कर रहे हैं तो फिर सैंपल आपका जो होगा जिस पे आप टेस्ट स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेटेड लोग ही रखेंगे, उसमें अनएजुकेटेड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम अगर डॉक्टर्स के लिए टेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो डॉक्टर्स का सैंपल होगा, इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं तो इंजीनियर्स का प्रेफर किया जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट डेवलप हो रहा है। ज़ाहिर है जो टेस्ट स्कूल चिल्ड्रन के लिए आप डेवलप कर रहे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए उतना इफ़ेक्टिवली उस पर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकते, उनके लिए इफ़ेक्टिवली वो यूज़ नहीं हो सकता। तो अगर आपने कोई ऐसी ट्रेट या कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक मेजर करनी है जो सारी सोसाइटी में एक ही तरह से प्रिवेल करती है, कोई स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई मोरालिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उस पर तो हो सकता है आप बहुत सारे एरिया से, फील्ड्स ऑफ लाइफ से लोगों को उसमें इंक्लूड कर लें और फिर वो पूरे कंट्री पे या पूरे एक नेशन पे वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो जाए। लेकिन ज़्यादातर टेस्ट जो हैं जैसे कोई अचीवमेंट टेस्ट है या स्पेसिफिक आपके जो हैं वो टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं, तो वो खास फील्ड में एप्लीकेबल होंगे ज़्यादा। तो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो भी ट्रेट मेजर हो रही है, करेक्टरिस्टिक मेजर हो रही है, तो उसके लिए जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जिस पॉपुलेशन पे काम कर रहे होते हैं, हम उसको होमोजीनियस रखते हैं, एक तरह के लोग हों। तो उन एक तरह के लोगों पे आपने जब उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना है तो उसमें जो उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे, जब आपने टेस्ट डेवलप कर लिया, उसकी इनिशियल प्री टेस्टिंग कर ली, तो उसके बाद वो आप पूरे सैंपल जिस पे आप नॉर्म्स, जिसको एज ए नॉर्मेटिव ग्रुप लेना चाह रहे हैं, वो सैंपल आलमोस्ट थाउजेंड्स में होता है। नॉर्मली हम 2 4 6 हज़ार पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करके डाटा लेते हैं। तो उनके जो एक्चुअल रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके पास, एक्चुअल जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, वो आपके लिए नॉर्म के तौर पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट जब भी आप उस टेस्ट को किसी और इंडिविजुअल पे, उसी तरह के इंडिविजुअल पे जिस तरह के सैंपल पे आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया था, उस इंडिविजुअल पे उसको यूज़ करेंगे तो आप उसका स्कोर विद रेफरेंस टू दैट नॉर्म्स आप चेक कर सकेंगे, उससे रिलेट करके आप उसको देख सकेंगे। ये जो रिस्पॉन्सेज आपके पास होंगे, ये जो डाटा आपके पास होगा, ये उस सैंपल का एक्चुअल स्कोर होगा या एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी जिस पे आपने उसको
स्टैंडर्डाइज किया है, और आइंदा जिन लोगों पे आप उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे उनके लिए वो एक्सपेक्टेड स्कोर होगा। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लिखा जा रहा है, टिपिकल मोड ऑफ बिहेवियर, एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर, वो इसलिए लिखा जा रहा है जो जिन क्लाइंट्स पे आपने, जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन पार्टिसिपेंट से आपने टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया है जिनके ऊपर, उनका वो एक्चुअल स्कोर है, उनकी वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस टेस्ट पे, जिसको आपने टैबुलेट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद डिफरेंट टेबल्स आपने उसके जो है वो बनाई हैं और रेफरेंस पॉइंट अपने लिए बना लिया है। लेकिन आइंदा आप टेस्ट जब भी किसी पे एडमिनिस्टर किया जाएगा तो वो उसके लिए वो नॉर्मेटिव डाटा आपका जो है वो एक्सपेक्टेड स्कोर होगा। फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आइंदा भी जिस पे इस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाएगा वो इसी तरह का स्कोर हमें देगा, उसी रेंज में उसका कोई ना कोई स्कोर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टेस्ट डेवलप किया, सपोज अचीवमेंट टेस्ट, आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा अभी इस लेवल पे कि अचीवमेंट टेस्ट आपने जो है वो डेवलप किया है, उसके 100 मार्क्स हैं टोटल। जैसे आपके कोई मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी उसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं आपके क्रेडिट आवर्स के हिसाब से, उसकी डिवीज़न होती है। या आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि 100 मार्क्स का एक टेस्ट आपने डेवलप किया है, उस टेस्ट को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन में लिए। अब उसमें जब आपने उसका डाटा सारा SPSS पे अपलोड किया, SPSS में एंटर किया, तो उसमें डिफरेंट आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन करते हैं। उसमें अगर आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करें तो आपको ये पता चले कि इसमें मिनिमम स्कोर 10 आया है और मैक्सिमम 90 आया है। यानी जो कम से कम किसी ने उस टेस्ट पे स्कोर किया उन थाउजेंड्स के डाटा में, वो कम से कम स्कोर कितना था, दैट वाज 10, एंड मैक्सिमम स्कोर आउट ऑफ 100 वाज 90। अब ये जो आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आई उस डाटा की, अब आइंदा के लिए जब भी वो टेस्ट किसी पे एडमिनिस्टर करेंगे आप, अदर देन दैट नॉर्मेटिव ग्रुप, हमेशा के लिए, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अब वो क्लाइंट या वो पार्टिसिपेंट जो भी स्कोर लेगा वो स्कोर 10 और 90 के दरमियान में ही होगा। वो 10 से कम स्कोर नहीं करेगा कोई भी, और 90 से ज़्यादा नहीं करेगा। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ये आप ज़रूर समझते हैं कि समटाइम्स एक्सेप्शनल केसेस मौजूद होते हैं। कोई ना कोई ऐसा आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर्स आप जो करते हैं, आपने असेसमेंट्स की हैं, तो हज़ारों असेसमेंट्स करने के बाद कोई एक आध पर्सन पार्टिसिपेंट ऐसा आ सकता है जिसका स्कोर 10 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उस नॉर्मेटिव ग्रुप की इंफॉर्मेशन पे यही थी कि अब 10 से 90 तक के लोगों के स्कोर आया करेंगे। अगर कोई एक आध आ जाएगा 90 से ज़्यादा, तो हम उसको 90 वाली रेंज में ही कंसीडर करके उसकी इवैल्यूएशन कर लेंगे। 10 से कम आ जाएगा तो उसको 10 वाली रेंज में ही कंसीडर करके उसकी इवैल्यूएशन, उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। अगर ये काम करते हुए आपको ये एहसास होता है कि फ्रीक्वेंटली ऐसे केसेस आपके पास आ रहे हैं कि जिनका स्कोर 10 से कम और 90 से ज़्यादा जा रहा है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये जो नॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, ये नॉर्म्स इफ़ेक्टिव नहीं रहे। आपकी पॉपुलेशन में किसी भी वजह से किसी भी लेवल पे चेंजेस आ गई हैं। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो नॉर्मेटिव डाटा से बहुत ज़्यादा डेविएट करना शुरू कर गए हैं। आपको फ्रीक्वेंटली ऐसे ऑब्जर्वेशंस अगर मिलना शुरू हो जाएं, आपके स्कोर्स आपके क्लाइंट्स के इस तरह से आएँ जो उस 10 to 90 की रेंज में ना हों बल्कि उससे ज़्यादा या उससे कम हों, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस टेस्ट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या इसके नॉर्म्स दोबारा से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो इसमें दो एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कि आप किस तरह से जो है वो नॉर्म्स उसके ले सकते हैं। ये हमारी नॉर्म्स की टाइप्स हैं जिनकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स की, कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए कोई टेस्ट डेवलप किया है तो उस पे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस आपके लिए एक जो है वो रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा आइंदा के लिए। उस रेफरेंस पॉइंट के साथ आप मैच करके अपने किसी भी पार्टिसिपेंट जिस पे वो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकेंगे या उससे रिलेट कर सकेंगे। वो फॉर एग्जांपल कोई 12 साल के बच्चे हैं, कोई 20 साल के एडोलिसेंट्स हैं, उन पे आपने कोई फॉर एग्जांपल कम्प्रीहेंशन के टेस्ट डेवलप किया है,
तो वो उसके जो एक्चुअल स्कोर्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके ग्रेड नॉर्म्स हो सकते हैं डिफरेंट क्लासेस पे, या किसी एक क्लास पे आपने कोई पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो डेवलप किया है, तो अब उस क्लास के नॉर्म्स आपके पास आ गए। अगर आप ग्रेड वाइज कोई टेस्ट ऐसा है जिसका उसमें उसके रिजल्ट्स ग्रेड वाइज वेरी कर सकते हैं, जैसे आपकी वोकेबलरी है, आपकी कम्प्रीहेंशन है, आपकी अरिथमेटिक एबिलिटी है, जो बच्चे सेकंड ग्रेड के हैं, दूसरी क्लास के बच्चे हैं, उनकी अरिथमेटिक एबिलिटी थर्ड ग्रेड के और फोर्थ ग्रेड के बच्चों से कम ही होगी ना। तो जिस पे ग्रेड वेरी होने से उसके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, उस सारे ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड टेस्ट में हम ग्रेड नॉर्म्स डेवलप करते हैं। जहाँ पे एज अफेक्ट कर रही होती है वहाँ पे एज नॉर्म्स हम जो है वो डेवलप करते हैं। या मे बी इसकी टाइप्स जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसको मज़ीद एक दफ़ा फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये एज और ग्रेड नॉर्म्स किस तरह से होते हैं। तो जब आप ये नॉर्म्स लेते हैं, इसमें अमूमन आम तौर पे लोगों में एक मिसकंसेप्शन बाज़ औक़ात पैदा हो जाती है। एक टेक्निकल लेवल पे हम गलती कर जाते हैं कि हम नॉर्म्स को स्टैंडर्ड कहना शुरू कर देते हैं कि ये कोई स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड और नॉर्म्स में बहुत डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड हमेशा स्टैटिक होता है और स्टैंडर्ड हमेशा आर्बिट्रेरी होता है। उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, वो आर्बिट्रेरी होता है, वो फ़र्ज़ किया गया होता है। अब वो उसकी एग्ज़ाम्पल आप किलोग्राम की ले सकते हैं। आपको पता है कि 1 किलोग्राम वेट जिसको हम कंसीडर करते हैं, वो 1 किलोग्राम कोई ऑब्जर्वेशन करके नहीं लिया गया कि इतना वज़न, ये एक सेब चूँकि इतने वज़न का है तो इस सेब के बराबर जो भी वज़न की चीज़ होगी उसको हम 1 किलोग्राम कहेंगे। या हमने डिफरेंट एप्पल्स देखे, डिफरेंट ऑरेंजेस देखे, या हमने वेट की कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस की, कुछ नहीं किया। सिर्फ एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप किया कि जी इतना जो एक वेट की चीज़ है उसके इक्विवेलेंट आइंदा जब भी उतने वेट की चीज़ बनाई जाएगी तो उसको 1 kg कहा जाएगा, ताकि सारी दुनिया में एक स्टैंडर्ड यूज़ हो सके। हर जगह पे 1 किलोग्राम का वेट जो है वो उतना ही हर जगह पे कंसीडर किया जा सके, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए पूरी दुनिया में। वो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया, दैट वाज आर्बिट्रेरी। अब वो आर्बिट्रेरी भी है और वो चेंज भी नहीं होगा। अब आप देखें कितने अरसे से वो चलता आ रहा है और सदियों तक ऐसे ही रहेगा, 1 किलोग्राम वही स्टैंडर्ड है हमारे पास। जबकि नॉर्म्स में ऐसा नहीं होता। नॉर्म्स एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, एक्चुअल स्कोर्स आपके पास होते हैं किसी भी ट्रेड पे कुछ लोगों के, वो आर्बिट्रेरी लेवल पे नहीं आप लिख लेते, बल्कि एक्चुअल स्कोर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टेबुलेट कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये कि वो चेंज हो सकते हैं विद दी पैसेज ऑफ टाइम। जब आपको पता चलता है कि वेरिएशंस आनी शुरू हो गई हैं तो आप नॉर्म्स रिवाइज करते हैं, दोबारा से आप डाटा कलेक्ट करते हैं। नॉर्म्स आपके टेबल सारे चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, कैटेगरीज जो आपने उसमें बनाई हुई हैं वो चेंज हो सकती हैं, या आप टेस्ट को दोबारा से अडेप्ट करते हैं फिर भी नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे, रिवाइज करते हैं टेस्ट को तो उसके नॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो उसमें स्टैटिक नहीं होते, वो वेरी कर सकते हैं। तो हम नॉर्म्स को रेफरेंस पॉइंट तो कहते हैं लेकिन स्टैंडर्ड नहीं कहते, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं होता और वो आर्बिट्रेरी नहीं होता। अब ये जो लेवल्स, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों पे आप टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसमें नॉर्मल टर्म्स में लेमैन लैंग्वेज में बाद औक़ात कह दिया जाता है कि जी हमने नेशनल नॉर्म्स लिए हैं। उसका मतलब ये होता है कि जिस कंट्री में टेस्ट डेवलप किया जा रहा है उस सारे कंट्री से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की गई है, तो इसके नॉर्म्स पूरे मुल्क की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो नेशनल नॉर्म्स उनको कह दिया जाता है। ये कोई ख़ास टाइप नहीं होती, बल्कि आपके ये जो ग्राफिकल और डाटा की रिप्रेजेंटेशन को बताने के लिए कहा जा रहा होता है कि कितना का डाटा आपने किस रीजन से आपने जो है वो डाटा लिया था इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसी तरह से लोकल नॉर्म्स की टर्म बाज़ औक़ात यूज़ होती है, हम स्पेसिफिक नॉर्म्स बाज़ औक़ात कह देते हैं, बाज़ औक़ात हम जो है वो ग्लोबल नॉर्म्स की टर्म यूज़ कर लेते हैं। ग्लोबल नॉर्म्स का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इसके लिए लिया गया है, या हम कोई सब कॉन्टिनेंट का जो है वो टर्म यूज़ कर सकते हैं। हमने बरसगीर से ये लिया था, हमने जो है वो एशिया से ये सारा सैंपल लिया है तो वो एशियन नॉर्म्स कह देंगे, यूरोपियन नॉर्म्स कह देंगे। तो ये कोई टाइप्स नहीं है, बल्कि ये आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये नाम, कि आपने किस लेवल पे कितने रीजन में इस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया है, इसका सैंपल
कितने एरिया पे मुहित था, वहाँ से आपने इसका सैंपल डिराइव किया है। ब्रॉडली हम नॉर्म्स को दो पर्सपेक्टिव में देखते हैं। आपके नॉर्म्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ब्रॉडली। वो कैटेगरीज डेवलपमेंटल नॉर्म्स की होती हैं या विद इन ग्रुप नॉर्म्स होते हैं। आपकी हर वो ट्रेड, हर वो करेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर रहे हैं और वो प्रोग्रेसिव चेंज से रिलेट कर रही है, वो एडवांसिंग एज से रिलेट कर रही है, वो वेट से रिलेट कर रही है, वो आपकी परसेप्चुअल कैपेसिटी से रिलेट कर रही है, वो आपकी ग्रोइंग एज से या इंटेलिजेंस से रिलेट कर रही है, वो सारी की सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंटल नॉर्म्स में आएंगे। इसलिए कि उसमें चेंज विद द चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड वो आती है, तो उसको हम उसकी जब उसको टेबुलेट करते हैं तो उसकी डिफरेंट रेंजेस, उस अगर वो एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेंजेस आएंगी, वेट के अकॉर्डिंग है तो वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेंजेस आएंगी। तो उसमें वो चेंज जो है वो आपको नॉर्म्स में नज़र आता है। वो प्रोग्रेसिव चेंज, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेड्स आपकी ऐसी हैं जो एज से रिलेट करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी आपको पता है सिंस बर्थ डेवलप होना शुरू हो जाती है और 18 ईयर तक वो डेवलप होती रहती है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि आप पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। और अगर साइको एनालिटिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड तो 5 साल में पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है, या कुछ पोस्ट फ्राइडियंस उसको 7 ईयर तक एक्सटेंड करते हैं। और एक जो हमारा करंट व्यू है, जो लेटेस्ट व्यू है, हम उसमें ये कहते हैं कि 18 ईयर तक उसमें कुछ चेंज आती है, उसके बाद नहीं आती। तो किसी भी पर्सपेक्टिव में आप ये देख सकते हैं कि जब आप पर्सनैलिटी के लिए नॉर्म्स ले रहे हैं तो वो एज के साथ चेंज होंगे, लेकिन 18 ईयर के बाद वो चेंज नहीं होंगे। आप हाइट से रिलेटेड आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हो सकते हैं, उनका नॉर्म्स जब आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो इस तरह की चेंजेस नज़र आएंगी डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको हम डेवलपमेंटल नॉर्म्स में कंसीडर करेंगे। जैसे हाइट और वेट के लिहाज से आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन, आपका सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज वो रिलेट करता है ना। आपको पता है कि हमेशा स्मार्ट लोगों को पसंद किया जाता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे मोटे लोगों को पसंद किया जाता है, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन ज़्यादातर स्मार्ट लोगों को अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो अगर वहाँ पे लोग मोटे होंगे तो उनको, उनकी ज़ाहिर लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होगी। तो लाइफ सेटिस्फेक्शन पे आप जो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसको आप अगर बॉडी वेट से, हाइट से रिलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होगा कि इसके नॉर्म्स अब डेवलपमेंटल नॉर्म्स होंगे। इसमें वेरिएशंस आप जो है वो चेक करते हैं और वो टेबुलेट भी उसी अंदाज से होती हैं और रेफरेंस पॉइंट भी उसी से बनाया जाता है। अदर देन दैट, जब भी आप स्पेसिफिक ग्रुप्स का आपस में डिफरेंस देख रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं, उनके जो आपस में डिफरेंसेस, कंपैरिजन, आपको रिलेशनशिप नज़र आता है, उसको आप उसको जो है वो आप प्रेजेंट कर देते हैं टेबुलेट करके, तो वो विद इन द ग्रुप नॉर्म्स होते हैं। उसमें कोई ऐसी एडवांसिंग और प्रोग्रेसिव चेंज का जो है वो ताल्लुक नहीं होता। वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, लाइफ सेटिस्फेक्शन को सिंपली आप देख रहे हैं, उसको रिलेट नहीं कर रहे हाइट के साथ या वेट के साथ या उसके कोई आइटम्स उस तरह के नहीं हैं, तो वो लाइफ सेटिस्फेक्शन जस्ट एक विद इन द ग्रुप आप नॉर्म्स उसके जो हैं वो डेवलप कर रहे होंगे। अब इसकी जो टाइप्स, जिस तरह के नॉर्म्स हम जो है वो डेवलप करते हैं, उसमें 3 मेजर टाइप्स हम कंसीडर करते हैं: एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और परसेंटाइल नॉर्म्स। आपको बहुत सारे टेस्ट में परसेंटाइल नॉर्म्स नज़र आते हैं, कुछ में एज नॉर्म्स नज़र आते हैं और कुछ में ग्रेड नॉर्म्स नज़र आते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। उसमें डेवलपमेंटल नॉर्म्स की एक फॉर्म है, ये हमारे पास एज नॉर्म्स, या इसको एज इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं, और ग्रेड नॉर्म्स को ग्रेड इक्विवेलेंट्स भी कहते हैं। एज नॉर्म्स में बेसिकली वो करेक्टरिस्टिक्स जिनका ताल्लुक एज के साथ है, आपकी इंटेलिजेंस है, रीडिंग एबिलिटी है, परसेप्चुअल एबिलिटी है, आपकी कॉम्प्रीहेंशन है। अब ये ऐसे आपके जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं जो एज के साथ रिलेट करते हैं। जो 2 साल के बच्चे की कम्प्रीहेंशन है वो 5 साल के बच्चे से हमेशा कम ही होगी, उससे अच्छी नहीं हो सकती, उसकी वोकेबलरी उससे कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो एट्रीब्यूट्स, वो ट्रेड्स, करेक्टरिस्टिक्स जिनका एज के साथ ताल्लुक है, उन पे जब आप नॉर्म्स ले रहे हैं तो उसमें असल में एज नॉर्म्स होंगी जो एज के साथ वेरी करती हैं।
अगर वो वेरी नहीं करती एज के साथ तो फिर वो एज नॉर्म्स नहीं होंगे, फिर वो या ग्रेड नॉर्म्स होंगे, और अगर वो ग्रेड के साथ भी, आपकी क्लास के साथ भी वेरी नहीं करते तो फिर हम उसमें परसेंटाइल नॉर्म्स जो हैं वो डेवलप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। अब एज नॉर्म्स आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो डाटा आएगा, जैसे अभी हमने स्टार्ट में नॉर्म्स को डिस्कस किया कि नॉर्म्स क्या होते हैं, और उसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस की कि आपके पास एक मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर आ गया। अब आपको पता चल गया कि आइंदा जब भी इस टेस्ट को हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उन इंडिविजुअल्स का स्कोर इस 10 to 90 की रेंज में आएगा, क्योंकि हमारा नॉर्मेटिव डाटा ये बता रहा है कि मिनिमम स्कोर उनका इतना था और मैक्सिमम इतना था। इसके साथ साथ हम उसमें क्लासिफिकेशन भी करते हैं, हम ट्रीटेड और अनट्रीटेड डाटा की बात करते हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई, अब उसमें रेंज तो आपने देख ली कि जी इसमें मिनिमम स्कोर कितना है और मैक्सिमम कितना है। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करते तो दैट इज़ अनट्रीटेड डाटा, जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन सिवाय रेंज के नहीं दे रहा, उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटेड डाटा फिर वो कैसे बनेगा, हम उसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उसको जो है वो किसी टेबल की फॉर्म में फिर प्रेजेंट करते हैं। वो एनालिसिस कैसे हो सकते हैं, हम उसकी रेंजेस फॉर एग्जांपल बनाते हैं। आपने अगर एक टेस्ट डेवलप किया है, उसको जिस पॉपुलेशन पे आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसका जो डाटा आपके पास आया उसको SPSS पे आपने एंटर कर दिया। अब आप ये देखें कि उसमें जो स्कोर्स हैं उसका मीन क्या है। फॉर एग्जांपल उसका मीन फ़र्ज़ करें आपके पास 50 मीन है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, सपोज वो 5 है। अब आपको ये पता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन नॉर्मली आपको जो है वो डेसिमल पॉइंट्स में मिलता है, 50.29 होगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 5.34 हो सकती है। वो लॉट मैनी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं और हम उसको 2 में जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक, इशारिये के बाद 2 डिजिट तक हम उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ राउंड फिगर्स एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, आसानी से आपको समझ आ जाए। तो फ़र्ज़ करें आपके पास जो सारे स्कोर का मीन आया दैट इज़ 50, उसके जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। अब आपके पास उस डाटा को ग्रुप करने का, उसकी ग्रुपिंग करने का एक जो है वो आसान तरीका आ गया है। वो आसान तरीका ये हो सकता है कि आप उनकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन एंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन करके उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 50 अगर आपके पास मीन है और 5 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 50 + 5 = 55 और 50 - 5 = 45। तो ये 45 से 50 और 50 से 55 2 ग्रुप्स आपके पास बन गए। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आपकी अपनी कोई विल शामिल नहीं है, आपकी अपनी कोई बाइसनेस, आपकी अपनी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है कि हमने इस स्कोर से इस स्कोर तक कितना जो है वो इसको इस ग्रुप में रखना है और इस स्कोर से इस स्कोर को इस ग्रुप में रखना है। आपने खुद से नहीं डिसाइड किया, बल्कि स्टैटिस्टिक्स ने आपको एक जो है वो फैसिलिटेट किया है और आप उसको डिफेंड कर सकते हैं कि हमने ये ग्रुप्स क्यों बनाए हैं। उसके बाद 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन एंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन कर लें, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगी, अगर 1 5 है तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गई। तो 50 + 10 = 60 और 50 - 10 = 40। अब आपके पास 4 ग्रुप हो गए। कौन कौन से, आपके पास 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60, 4 ग्रुप आ गए ना। अब आप इनको कोई नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपने सेंट्रल जो ग्रुप है वो जाहिर है बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट हमारे पास मीन का 50 था। अब 50 को तो एग्जैक्ट हम पूरा एक ग्रुप नहीं कंसीडर कर सकते, तो उसके लेफ्ट साइड पे जो -5 करके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो करके हमने एक ग्रुप बनाया था और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव करके एक ग्रुप बनाया था। इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज कर दें तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा 45 to 55 का। ये अब चूंकि सेंटर में है, इसको आप एवरेज का नाम दे दें मिसाल के तौर पे। उसके बाद जो 55 से 60 वाला है उसको आप अबव एवरेज कह दें, और इसी तरह से आपके पास 45 से नीचे वाला जो 5 का ग्रुप था 40 to 45 उसको बिलो एवरेज कह दें। अब ये हमने नॉर्म, इसको जो नेम दिया है, इसको जो लेबल किया है वो खुद से किया है, वो हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ने नहीं बताया। वो किया जो हमने उसको लेबल किया है वो लॉजिकली करना है। आपको पता है कि सेंट्रल पॉइंट को आप एवरेज कह रहे हैं, तो उसके बाद जब स्कोर बढ़ेगा तो अबव एवरेज ही कहेंगे ना, उसको बिलो एवरेज तो नहीं कहेंगे। इसीलिए हमने 55 से 60 वाले को अबव एवरेज कहा है और 45 से नीचे 40 की तरफ जाते हुए हमने उसको बिलो एवरेज कहा है। ये 3 ग्रुप्स आपके पास बन गए। अब जब भी आप उस टेस्ट को किसी इंडिविजुअल पे आइंदा यूज़ करेंगे
उसका जो भी वो ट्रेड, पर्टिकुलर ट्रेड जो आप मेजर कर रहे हैं, उसमें अगर उसका स्कोर 52 आता है तो अब आपको पता है कि 45 से 55 की रेंज में आपके पास एवरेज रेंज थी, तो आप उस ट्रेड पे उस इंडिविजुअल को एवरेज कहेंगे। अगर उसका स्कोर 43 आता है तो उसको बिलो एवरेज कहेंगे। अगर वो कंप्रीहेंशन का ही टेस्ट है फर्ज करें, तो आप कहेंगे कि इसकी कंप्रीहेंशन बिलो एवरेज है, एवरेज से कम है। या अगर वो 58 है तो हम कहेंगे कि अबव एवरेज इसकी परफॉर्मेंस है इस पर, क्योंकि नॉर्मेटिव डाटा में हमें वो ग्रुप में अबव एवरेज में वो स्कोर मिल रहा था। अब ये हमारे पास ग्रुप्स बनाने का एक तरीका है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, लेकिन जब ये आप नॉर्मल जब ग्रुप्स बनाते हैं सिंपल विदाउट कंसिडरिंग द एज और ग्रेड, तो आपने ये इस तरह से ग्रुप्स बना लिए। लेकिन अगर आप एज की बेसिस पे ये ग्रुप्स बना रहे हैं तो फिर आपके पास ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर मौजूद है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। सिंपली उसको हम कमांड देते हैं कि इस एज में स्कोर किस रेंज से किस रेंज तक आया। सपोज आपने 12 साल से 20 साल के बच्चों तक के लिए वो टेस्ट डेवलप किया है, उन पे वो आपने यूज़ किया करना है। तो अब 12 साल वाले बच्चों का स्कोर कितना आया, उसकी ज़ाहिर है एक रेंज होगी, उसमें मिनिमम स्कोर भी होगा, मैक्सिमम भी होगा। जितने भी आपके डाटा में 12 ईयर्स के बच्चे थे, उनका स्कोर किस रेंज से किस रेंज तक आया था, वो रेंज आपको पता चल जाएगी। एक आपके पास वो रेंज आ गई। 13 ईयर के बच्चों का स्कोर कितना आया, 14 का कितना आया, 15, वो रेंजेस आपके पास आ गई 20 ईयर्स तक के बच्चों की। वो अब आपने टेबुलेट कर दी हैं, ये अब आपके नॉर्म्स, नॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अब अगर एज रिलेटेड वो आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, सपोज वो कंप्रीहेंशन है या मेंटल एबिलिटी आप कलेक्टिवली कह लें, अगर आपने मेंटल एबिलिटी का टेस्ट वो डेवलप किया है, अब आपके पास उसकी जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि 12 साल के बच्चों की, 13 साल के बच्चों की, 14 ईयर 15 ईयर के बच्चों का स्कोर उस पर नॉर्मेटिव ग्रुप में इस रेंज से इस रेंज में आया है। अब उस इंफॉर्मेशन से आप आइंदा जब भी उस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे किसी पे, तो उस इंफॉर्मेशन से, उस रेफरेंस पॉइंट से उसको कंपेयर कर सकेंगे। अब सपोज आपने 15 साल के बच्चे पे वो टेस्ट किया, एडमिनिस्टर किया, उसका जो स्कोर आया, अब आप उस नॉर्मेटिव टेबल में देखें कि वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। अगर तो वो 15 साल वाले ग्रुप में ही फॉल कर रहा है, 15 साल के बच्चों का जो डाटा था उस रेंज में जो स्कोर था, फर्ज करें वो 20 से 25 तक स्कोर किया उस वक्त बच्चों ने, इसका स्कोर 22 आया है। 22 15 साल वाले में फॉल नहीं कर रहा, क्योंकि वो 20 से 25 वो उसका स्कोर फर्ज करें 18 आया है, ये 20 से 25 का आपकी रेंज थी। तो अब आपने 18 को देखा कि जो इसका 18 स्कोर है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो वो अगर हमें पता चला कि वो 14 ईयर के बच्चे की एज में फॉल कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी मेंटल एज कम है, इसकी असल एज से इसकी मेंटल एज कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस बच्चों की मिली थी जब हमने इसके नॉर्म्स डेवलप किए थे, तो उस वक्त पता चला था कि जो 15 साल के बच्चे हैं उनकी मेंटल एज का स्कोर जो है वो 20 से 25 के दरमियान में आता है, लेकिन इसका स्कोर उससे कम आ रहा है। इसका मतलब इसकी मेंटल एज एक्चुअल एज से कम है। ये फिज़िकली तो 15 साल का हो गया, मेंटली अभी ये 14 साल का ही है। या अगर ज़्यादा आया है तो हम कहेंगे कि ये बहुत मैच्योर बच्चा हो गया, ये फिज़िकली अभी सिर्फ 15 साल का है, लेकिन इसका स्कोर ये बता रहा है कि इसकी मेंटल एज असल में 18 साल है। तो हम इस तरह से उस नॉर्मेटिव ग्रुप से उसके स्कोर्स को कंपेयर करके उसकी स्टैंडिंग देख सकेंगे। सेम फार्मूला आपका जो है वो यूज़ होता है आपकी ग्रेड नॉर्म्स में। यहाँ पे हम एज को देख रहे थे, तो ग्रेड नॉर्म्स में हम उसके ग्रेड को देखेंगे, क्लास को देखेंगे। आपने एक ही क्लास या डिफरेंट क्लासेस का डाटा लिया है, उसके आपने नॉर्मेटिव ग्रुप्स बना दिए हैं। तो उसी तरह से जैसे डिफरेंट एज ग्रुप्स में आपको रेंजेस मिल गई थी स्कोर्स की, अब आपको डिफरेंट ग्रेड्स में मिल जाएंगी। आप 5वीं से छठी, छठी से 7वीं, आप मिडिल क्लास बच्चों पे डेवलप कर रहे हैं वो टेस्ट, या मिडिल और हाई स्कूल बच्चों पे कर रहे हैं, या स्कूल ओवरऑल स्कूल चिल्ड्रन जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक हैं, या वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके लिए भी है, वो उनकी क्लास वाइज आप उसकी रेंजेस जो हैं वो टेबुलेट कर देंगे, और आइंदा उसी के रेफरेंस से आप उसको देख सकेंगे कि ये एकेडमिकली ये बच्चा वहीं पे फॉल कर रहा है जहाँ पे ये था। फॉर एग्जांपल आपने कंप्रीहेंशन का एक टेस्ट है डेवलप किया, या अरिथमेटिक एबिलिटी आपने जो है वो बच्चों की चेक करने के लिए, या अचीवमेंट टेस्ट आपने डेवलप किया है, वो ज़ाहिर है एज के ग्रेड के साथ साथ उसका स्कोर वेरी करेगा। तो अगर आपने एक टेस्ट में जो उसकी 6 ग्रेड के बच्चों की रेंज आपके पास आई थी, 7th के बच्चों की रेंज आई थी, वो सारी टेबुलेट करके आपने
जो है वो डिस्प्ले की हुई है। अब अगर आप कभी भी 9th क्लास के बच्चे पे या 8th क्लास के बच्चे पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करें और उसका जो स्कोर आए उसको उस टेबल में अगर आप देखें और आपको पता चले कि वो उसका स्कोर तो 6th ग्रेड के बच्चे की रेंज में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्चुअली तो 8th या 9th में हो गया हुआ है, लेकिन उसकी अचीवमेंट अभी सिर्फ 6th ग्रेड तक की है। यानी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, उसको बगैर पेपर लिए ही पास किया जाता रहा है, या टीचर्स ने उसको इतना कंसीडर ही नहीं किया कि उसको कुछ आता है कि नहीं आता, बस उसको फीस लेने के चक्कर में प्रमोट करते जा रहे हैं अगली से अगली क्लास में। उसकी असल अचीवमेंट 6th ग्रेड के बच्चे की है, क्योंकि उसका स्कोर उतना आ रहा था जिस रेंज में 6th क्लास के बच्चों ने स्कोर किया था नॉर्मेटिव ग्रुप में। तो हम रेफरेंस पॉइंट से उसको कंपेयर कर लेते हैं। यही जो हमने ट्रीटेड और अनट्रीटेड की बात स्टार्ट में की थी, आपके पास डाटा है और उसकी कोई आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ कोई रेंजेस ही देख लिए हैं, तो वो अनट्रीटेड रेफरेंस स्केल है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके लिए फ्रूटफुल यूज़फुल कब होगा, जब आप उसको ट्रीट करेंगे, यानी उसका कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, तो वो आपके लिए फिर एक रेफरेंस स्केल बनेगा। वो स्केल को आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पे आइंदा भी यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ परसेंटाइल नॉर्म्स। लास्ट हमारा जो टाइप होती है परसेंटाइल नॉर्म्स में, हम इंडिविजुअल्स की स्टैंडिंग, उनके जो साथ लोग हैं उनके रेफरेंस में देखते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे भी मिसकंसेप्शन बहुत सारे बच्चों को बाज़ औक़ात होती है, वो इसको परसेंटेज समझ लेते हैं। ये परसेंटेज होती है, लेकिन परसेंटेज ऑफ द पर्सन्स होती है, परसेंटेज ऑफ द स्कोर्स नहीं होती। नॉर्मली हमारे पास जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज ऑफ स्कोर्स या डिजिट्स होता है। मिसाल के तौर पे आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पिछले सेमेस्टर में कितने % मार्क्स आए, तो आप जो परसेंटेज बताएंगे, तो आप कहें जी मेरे 60% मार्क्स आए हैं, या बहुत सिंपल इसको कर लेते हैं, आप अगर कहते हैं जी मेरे 50% मार्क्स आए। 50% मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मार्क्स कितने थे आपके पूरे सेमेस्टर के, आपने कहा जी 200 सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपसे जब 200 आपने बताया तो हमें पता चल जाएगा कि 200 में आपके 100 मार्क्स थे, यानी आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स 100 थे, टोटल मार्क्स में से 200 में से, इसलिए आपने 50% कहा है। ये जो 50% कहा आपने, ये विद रेफरेंस टू द स्कोर कहा ना, कि 200 में से आपके अगर 100 नंबर आते हैं, तो अगर ये मार्क्स 100 होते तो कितने मार्क्स होते, तो वो फिर 50 बनेंगे, 50%। लेकिन परसेंटाइल में हम परसेंटेजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स देखते हैं। आप एक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, सपोज हम नॉर्म्स तो जो है वो हज़ारों में लेते हैं, थाउजेंड्स में नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, तो आप ये कहें कि जी हमने 4000 लोगों पे टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया है, 4000 लोगों पे, 6000 लोगों पे आपने टेस्ट स्टैंडर्डाइज किया है, उनको आपने अब रैंकिंग देनी है, आपने उनकी स्टैंडिंग देखनी है। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर जिसने किया है वो टॉप पे होगा, और जिसने सबसे कम स्कोर किया है वो बॉटम पे होगा, और सारे के सारे लोग उसके सेंटर में फॉल करेंगे विद रेफरेंस टू दी 100 पर्सन्स, 100 पीपल, 100 इंडिविजुअल। हम किसी की भी स्टैंडिंग देखेंगे परसेंटाइल में विद रेफरेंस टू दी 100 पीपल, कि जी 4000 में इसकी स्टैंडिंग ये है, तो अगर ये 100 लोग होते तो इसकी स्टैंडिंग क्या होनी थी। अब इसको बड़ा सिंपल समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर 20 लोग हों, 20 लोगों पे आप एक टेस्ट एडमिनिस्टर करें, उसमें जो उन लोगों के स्कोर्स आएँ वो मैक्सिमम स्कोर 5 हो और मिनिमम स्कोर 1 हो, यानी टेस्ट आपने किया उनका, उन्होंने उनके स्कोर आए, सपोज अचीवमेंट टेस्ट ही है, आपने अचीवमेंट टेस्ट किया है जिसका मैक्सिमम स्कोर आया 5, वो जो 5 है उसका मतलब अगर उसकी परसेंटेज ऑफ स्कोर्स देखा जाए तो वो 25% बनती है, यानी उसने 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स लिए हैं, तो वो 25% पे फॉल कर रहा है, जिसको हम कहते हैं जी बहुत कम स्कोर्स हैं। और जिसके 1 स्कोर आए हैं वो उससे भी और नीचे चला गया, आपके जिसके 2 आए हैं वो उससे थोड़ा सा बेहतर है, 3 उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जिसके मैक्सिमम स्कोर हैं 5, वो भी कोई इतने अच्छे स्कोर नहीं है विद रेफरेंस टू दी 20 मार्क्स, उसने सिर्फ 25% मार्क्स लिए हैं। लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल बात करेंगे तो हम फिर ये देखेंगे कि विद रेफरेंस टू अदर पीपल उसकी स्टैंडिंग क्या है, तो वो टॉप पे खड़ा है ना, चाहे उसके मार्क्स 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं आउट ऑफ 20, लेकिन हैं तो सबसे ज़्यादा ना बाकियों की निस्बत।
सबसे ज़्यादा हैं 5 मार्क्स, चाहे जितने भी हैं, वो जो सबसे ज़्यादा हैं उसकी वजह से वो टॉप पे चला गया है। अब उसके टॉप पे होने को हम उसका जो रैंक देंगे वो 99th परसेंटाइल पे चला जाएगा, कि जब हम ये कहेंगे कि 20 लोगों में उसकी स्टैंडिंग पहली है तो 100 लोगों में भी जाहिर है वो पहली ही होगी। अगर उसकी स्टैंडिंग मिड में है, यहाँ पे उसकी जो स्टैंडिंग है वो मिडल में है, यानी वो 2 है सपोज, वो सेंटर में है जी, 2.5 है सपोज, वो 1 और 5 के बिल्कुल सेंटर में है, उसका स्कोर जो आया था वो 2.5 था, या 20 लोगों में उसके जो जितने उसके कंपिटिटर्स थे उसमें से 10 लोग उससे ऊपर थे, 10 उससे नीचे थे। अगर स्कोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट है ना, या ये भी हो सकता है कि एक स्कोर लेने वाले आपके पास जो है वो 15 लोग हों या 16 लोग हों, एक का 5 है, 16 का जो है वो एक स्कोर है, और सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनका 2 और 3 है, तो फिर उनकी स्टैंडिंग किस बंदे की कहाँ पे है, उससे ऊपर कितने लोग हैं और उससे नीचे कितने हैं, उससे कम स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, तो दैट स्टैंडिंग और दैट रैंकिंग इज एक्चुअली परसेंटाइल। तो वो अगर 20 में उसकी स्टैंडिंग जो है वो सेंटर में है तो 100 में भी सेंटर में ही होगी ना, तो 100 में उसका परसेंटाइल 50th बन जाएगा। यहाँ पे अगर उसका 10 नंबर आ रहा है, यानी 10 लोग जो हैं वो उससे आगे हैं, 9 लोग उससे पीछे हैं, सेंटर में है, तो वो वहाँ पे भी 100 लोगों के रेफरेंस में भी वो सेंटर में बनेगा, वो फिर उसको 50th परसेंटाइल कहेंगे। तो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स को परसेंटेज ऑफ स्कोर्स के साथ कभी हमने जो है वो मिक्सअप नहीं करना। तो जब आप परसेंटाइल रैंक्स लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस खास पर्टिकुलर टेस्ट में इसकी स्टैंडिंग या इसकी रैंकिंग क्या है, या किस नंबर पे खड़ा है। अगर उससे जो है वो 99% उसके नीचे हैं और वो सबसे टॉप पे खड़ा है, तो इसका मतलब वो 99th परसेंटाइल है, यानी उससे कम अचीव करने वाले 99% हैं। 50th परसेंटाइल पे खड़ा है तो 50 लोग जो हैं वो उससे नीचे हैं। इसी तरह से ये रेंजेस, ये 4 क्वार्टर्स में हम इसको परसेंटाइल स्कोर्स को जो है वो डिपिक्ट करते हैं। और सिंपली अब जाहिर है हम उसको जो है वो सारे एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थ्रू SPSS कर रहे होते हैं, तो अब इसमें वो फार्मूलाज हमने वो इंक्लूड नहीं किए कि परसेंटाइल को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। ये जस्ट एक कमांड की दूरी पे ये एनालिसिस पड़ा होता है, आप एक कमांड देते हैं, वो सारे परसेंटाइल रैंक्स आपको SPSS निकाल के दे देता है। जब आप कोई टेस्ट डेवलप करते हैं, सिंपल एक टेस्ट फॉर फ्यूचर यूज़, तो उसके जो नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स आप डेवलप करते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, उनको उसी तरह से रेफ़र किया जाता है हर दफ़ा। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें परसेंटाइल नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं, जैसे अगर आपने GRE टेस्ट कभी दिया हो, गैट का टेस्ट दिया हो, या NTS वाले जो टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं और ऑनलाइन उसका रिजल्ट वेरी करता रहता है। जैसे जैसे और लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, उनकी स्कोर्स की बेसिस पे आपका परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा या कम होता रहता है, वो वेरी करते रहते हैं। लेकिन जो टेस्ट आप डेवलप करेंगे उसमें ज़ाहिर है एक दफ़ा नॉर्म्स इस्टेब्लिश करके आप रख देंगे, मैनुअल में नोट कर देंगे, वो बार बार जो आपके पास डाटा आएगा उससे वो वेरी नहीं करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्म्स। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई एम्बिग्विटी। जी वाले सर मैंने ये कहना था कि वो जो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल आता है ना अंदर डाटा, मतलब के मीन वगैरह, तो ये खुद कैलकुलेट करना होता है, तो इसकी मीन समझ तो आप आ गई है, मीन भी आप खुद लेकिन ना करते हैं, अब मीन भी आपको SPSS निकाल देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल देता है। अगर आपने उसके फार्मूले भी याद करने हैं तो फार्मूले भी आपको दे देते हैं, फार्मूले भी याद करने हैं। जी सर हमने पढ़े भी हुए हैं पहले, ओके आप भी दे दीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि ये जो आज वाला लेक्चर है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग अगर आज सेंड कर देते काइंडली, तो ये जरा अच्छे से आज ही प्रिपेयर हो जाता, मतलब जहाँ से कोई बात भूल जाए फॉर्मूला को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई। ज़्यादा मुश्किल है? नहीं नहीं, यस। मुश्किल नहीं है, बात ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। चलें। देखिए अब एक मैथ्स का टीचर साथ साथ समझा रहा है, तो वो जहाँ पर मुश्किल होती है तो वो फॉर्मूले से उसी टाइम पूछा जाता है। अब तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो मैं कहती इसको अगर आज आप ही काइंडली